नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो बच्चों आज हम जो बात करेंगे, जो हमारा टॉपिक है ठोस अवस्था का, वो हमारा आज का टॉपिक है जालक व इकाई कोशिका। ठीक है, अब तक तो हमने ये देखा कि ठोस अवस्थाएं जो थी उसमें हमने देखा उनके प्रकार के बारे में, है ना। हमने देखा कि ठोस अवस्थाओं को अलग अलग तरह से वर्गीकृत किया गया है। कैसे, यानी कि एक तो संरचना के आधार पर और दूसरा बंधुता के आधार पर। ये तो सब हमने समझ लिया और जान लिया। अब हम बात करते हैं किसकी बच्चों, अब हम बात करेंगे जालक व इकाई कोशिका की, यानी कि ये जालक क्या चीज है। तो शुरू करते हैं, चलिए। तो बच्चों जालक की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? कोई जाला तो नहीं, बिल्कुल कोई जाला ही। यहाँ पर एक जाल बना हुआ है, वो जाल क्या है उसके बारे में देखते हैं। देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक बॉक्स दिखाई दे रहा है। आप कहोगे मैम एक बॉक्स नहीं बल्कि यहाँ तो बहुत सारे बॉक्स हैं। बिल्कुल बच्चों, सही पहचाना आपने, यहाँ पे बहुत सारे बॉक्स हैं। देखो आपने देखा होगा कि जब एक कमरा बनता है ना, तो जब एक कमरा बनता है तो उसमें सबसे पहले हम किसकी शुरुआत करते हैं? दीवार की, है ना। तो दीवार जब बनती है तो दीवार में हम क्या यूज लेते हैं, या कारीगर जो भी दीवार बनाता है वो सबसे पहले क्या लगाता है? उसमें ईंटें लगाता है। बिल्कुल सही है। तो ईंटें, एक ईंट जो होती है उसके पास में ईंट, उसके आजू बाजू में ईंट, उसके ऊपर नीचे ईंट। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी ईंटें मिल करके और किसका निर्माण करती हैं? एक पूरी दीवार का निर्माण करती है। बिल्कुल सही है। अब देखो हम आते हैं हमारे पॉइंट पे। हमारा पॉइंट है जालक। अब जालक क्या चीज है? जालक में भी ठीक उसी तरह से है बच्चों, जिस तरह से एक ईंटें आपस में मिलकर के एक दीवार बनाती है, ठीक इसी तरह से आपको दिखाई दे रहे होंगे बहुत सारे बॉक्स है। एक बॉक्स को मैंने अलग से हाईलाइट किया हुआ है, अलग से आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो कितने सारे बॉक्स है। बॉक्स दिख रहे हैं आपको, नंबर 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे फिर 3 है, फिर 4 है, फिर इसके नीचे भी है और इसके इस तरफ भी है। तो इस तरह से बहुत सारे टोटल जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। 8 तरह के बॉक्स मैंने बनाए हैं, है ना। तो इस तरह से क्या है कि ये आपस में मिल करके और क्या निर्माण करते हैं? एक जालक का निर्माण करते हैं। ठीक है, यानी कि बहुत सारे बॉक्स हैं, हम कह सकते हैं एक घनी आकृति है। जो ये बॉक्स एक बॉक्स के पीछे बॉक्स, उसके ऊपर बॉक्स, उसके नीचे बॉक्स, के दाएं बॉक्स, के बाएं बॉक्स, तो इस तरह से मिलकर के एक जालक का निर्माण हो रहा है। ठीक है, अब एक पर्टिकुलर या एक परिभाषा भी तो होनी चाहिए। हम जालक क्या कहेंगे, जालक किसे कहेंगे? तो देखो जालक की अगर हम बात करें बच्चों किसकी परिभाषा की, तो जालक की परिभाषा हमारी क्या होती है? त्रिविम में असंख्य बिंदुओं की नियमित व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? जालक। अब ये क्या चीज है? त्रिविम में, त्रिविम मतलब होता है 3 डायरेक्शन में, 3 डायमेंशन में हम बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे है एक एक्स एक्सिस आपको दिखाइए, यहाँ पे जेड और ये वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये 3 अक्षिस होती हैं, एक्स, वाई और जेड। इन तीनों अक्षिस पर ये एक जो संरचना बनी है उसे हम कहते हैं जालक। यानी कि 3 विमा में अवयवी कणों की पुनरावृत्ति को कहा जाता है जालक, या फिर कह सकते हैं त्रिविम में असंख्य बिंदुओं की। देखो ये क्या है? ये जो बिंदु आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बिंदु क्या है? ये है अवयवी कण, ये है अवयवी कण। तो ये अवयवी कण जो है वो 3 विमा में जो है वो इस तरह से व्यवस्थित है कि एक जालक का निर्माण हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसे कहते हैं हम जालक। यानी कि ठोसों में हम बात करें कि उनकी संरचना कैसी होती है, हमने देखा, प्रकार हमने देखे। तो अब ये कण कैसे व्यवस्थित है वो हम देखेंगे। तो बच्चों ये जो कण आपस में मिलकर के इस तरह से व्यवस्थित होते हैं कि एक जालक का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब अगली बात आ जाती है हमारी बच्चों, क्या है? अगली बात हमारी आ जाती है इकाई कोशिका की। इकाई कोशिका क्या चीज है? वो जो जालक, उसमें एक मैंने आपको अलग से हाईलाइट करके दिया, उस एक बॉक्स को हमने यहाँ निकाल लिया है। ठीक है, ये पूरा एक बॉक्स है, ये एक पूरा अलग से हमें दिख रहा है यहाँ पे। तो इसमें हम कह सकते हैं जालक में उपस्थित सूक्ष्मतम इकाई को इकाई कोशिका कहते हैं। यानी कि जब एक दीवार बनी तो दीवार में हमने बहुत सारी ईंटें इस्तेमाल करी, तो एक ईंट
एक सिंगल ईंट को हम क्या कहेंगे, उसकी इकाई, है ना। यानी कि इसी तरह से यहाँ पर अगर मैं बात करूं जालक में, तो जालक में उपस्थित सूक्ष्मतम इकाई को ही इकाई कोशिका कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी पूरी एक इकाई कोशिका यहाँ पर आ गई है। अब इस एक इकाई कोशिका में आप देख सकते हैं 3 अक्ष है हमारे, कौन कौन से, एक्स, वाई और जेड। ठीक है, यही हमने पढ़ा कि 3 विमा में जो अरेंजमेंट है, जो व्यवस्था है, जो कणीय की व्यवस्था है, उसे ही हम क्या कह रहे हैं, जालक। ठीक है, अब देखिए इस 3 विमा में एक्स, वाई और जेड में हमें क्या दिख गए हैं, एक बॉक्स, हमने एक इकाई कोशिका हमने अलग से निकाल ली है, यानी कि यहाँ पे प्रदर्शित कर दी है। अब देखो यहाँ पे कुछ और चीज भी आपको दिखाई दे रही होगी बच्चों, क्या दिखाई दे रही है, कुछ मेंशन किया हुआ है, कुछ लिखा हुआ है, ए, बी, बीटा, गामा, अल्फा, है ना। अब ये क्या है, तो बच्चों इस इकाई कोशिका के कुछ गुण होते हैं। क्या गुण होते हैं इस इकाई कोशिका के, इस इकाई कोशिका में आता है, सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई दे रही है लंबाई, ठीक है, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, इस लंबाई को नाम दे दिया गया है ए, चौड़ाई को नाम दे दिया गया है बी और ऊंचाई को हम नाम दे देते हैं सी। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 भुजाएं इसमें दिख रही हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। देखो कोई भी घन होता है तो हम उसमें ये तीनों चीजें ही देखते हैं। क्या देखते हैं, हम देखते हैं लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है और ऊंचाई क्या है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर भी हम देखेंगे कि तीनों भुजाएं अलग अलग जो है वो भागों को प्रदर्शित करे, यानी एक जो है वो लंबाई को बताती है, कोई चौड़ाई को तो कोई ऊंचाई को। ठीक है, अब इनको क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है अक्षीय लंबाई। क्या कहेंगे हम इसे कहेंगे अक्षीय लंबाई। ठीक है, ये अक्षीय लंबाई क्या है मेरे पास बच्चों, ये अक्षीय लंबाई मेरे पास में है ए, बी और सी, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये कोण हमें कुछ दिख रहे हैं, अल्फा, बीटा, गामा। ये कोण बच्चों कहलाते हैं मेरे अक्षीय कोण। ये कोण क्या कहलाते हैं, ये कोण कहलाते हैं अक्षीय कोण। अब अक्षीय कोण क्या है, अक्षीय कोण आपको दिख रहा होगा ए भुजा के बिल्कुल सामने वाला कोण मेरा, ये जो कोण है, ये कोण है मेरा अल्फा। तो ए के सामने मेरा कौन सा कोण बन रहा है, ए के सामने मेरा बन रहा है अल्फा कोण। ठीक है, बी भुजा के सामने मेरा कौन सा कोण, बी भुजा के सामने बीटा, तो बी भुजा के सामने बन रहा है मेरा बीटा कोण। सी भुजा, ये सी भुजा है, इस सी भुजा के सामने यानी कि किसके, ए और बी के मध्य, तो सी भुजा के सामने मेरा कौन सा कोण बन रहा है, सी भुजा के सामने बन रहा है मेरा गामा कोण। ठीक है, ये है इस इकाई कोशिका का परिमाप, है ना। क्या, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और कोण। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को हमने नाम दिया अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं बच्चों किसकी, इस इकाई कोशिका के प्रकार की। ये तो हमें समझ में आ गया कि जालक जो है वो इकाई कोशिकाओं से मिलकर बना है। ठीक है, बहुत सारी, यानी एक सूक्ष्मतम इकाई को हमने इकाई कोशिका कहा। अब देखते हैं कि ये इकाई कोशिका कितनी तरह की हो सकती है, कितने प्रकार की हो सकती है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों इकाई कोशिका के प्रकार में। इकाई कोशिका के प्रकार की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, घनीय की, यानी कि 4 तरह से इसको हमने यहाँ पर विभाजित किया है, या 4 तरह से ये कह सकते हैं वर्गीकृत है। सबसे पहला आता है मौलिक इकाई कोशिका या मौलिक इकाई सेल, उसके बाद आता है फलक केंद्रित इकाई सेल, काय केंद्रित इकाई सेल और अंतः केंद्रित इकाई सेल। अब देखो इन सभी में ये जो अवयवी कण है, इन कोनों पर क्या उपस्थित है बच्चों, इन कोनों पर उपस्थित है अवयवी कण। ये जो गोल गोल आपको बॉल दिखाई दे रही है ना, ये गोल गोल ये जो सर्कल दिखाई दे रहे हैं, ये गोल गोल सर्कल क्या है, ये है अवयवी कण। ठीक है, अब ये अवयवी कण की जो व्यवस्था है इनमें,
उसी के आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया है। ये जो हम 4 प्रकार देख रहे हैं ना आप अलग अलग, ये किस पे है? ये निर्धारित करता है कि इनके कणों की व्यवस्था कैसी है और उसके आधार पर हमने इसे 4 तरह से वर्गीकृत किया है। ठीक है, तो एक एक करके जानते हैं हम इनके बारे में। सबसे पहला हमारा प्रकार है मौलिक इकाई कोशिका। ठीक है, अब मौलिक इकाई सेल या मौलिक इकाई कोशिका में हम बात करेंगे अवयवी कणों की। ठीक है, तो ये हमारे हैं अवयवी कण, ये हमारे हैं अवयवी कण। ठीक है, ये अवयवी कण जो है आपको दिखाई दे रहे हैं कि मौलिक इकाई कोशिका में कितने हैं हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि टोटल 8 अवयवी कण हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और आपको एक चीज नोट करी होगी आपने कि ये सारे ही कण कहाँ व्यवस्थित हैं? कोनों पर व्यवस्थित है। कहाँ व्यवस्थित है? हर एक कॉर्नर पर एक एक कण व्यवस्थित है। देखो बच्चों, जैसे एक कमरा होता है, ठीक है, एक कमरे में क्या होता है? 4 दीवारें होती हैं, ठीक है, उसके अलावा नीचे फ्लोर होता है और ऊपर उसकी छत होती है। तो इस तरह से क्या हुआ कि कितने टोटल हो गए? 1 2 4 दीवारें, 1 2 3 4, और ऊपर और नीचे यानी 5 और 6। तो हम इसके अगर कोने गिने तो कितने कोने गिने जाएंगे? देख लीजिए, ये कमरे की 4 दीवारें हैं। 4 दीवारें दिख रही हैं आपको, एक दीवार ये, एक इसके पीछे 2, एक ये 3 और एक ये 4। ये ऊपर का इसका छत हो गई, ये नीचे का इसका फर्श हो गया। तो टोटल कितने दिख रहे हैं आपको? यहाँ पर टोटल अगर मैं देखूं तो टोटल मेरे पास 8 कोने हैं, है ना, और इन 8 कोनों पर ही यह अवयवी कण व्यवस्थित है। तो इस तरह की व्यवस्था जिसमें कि अवयवी कण कोनों पर उपस्थित होते हैं क्या कहलाती है? मौलिक इकाई कोशिका या मौलिक इकाई सेल। ठीक है, अब देखो, तो इनको मैंने क्या कहा? यहाँ पे अवयवी कण मेरे कहाँ उपस्थित है? कोनों पर। ठीक है, तो मैं लिखूंगी अवयवी कण कोनों पर उपस्थित, यानी अवयवी कण मेरे कहाँ उपस्थित है बच्चों? सिर्फ कोनों पर उपस्थित है। ठीक है, तो अवयवी कण कोनों पर उपस्थित है। ठीक है, यानी कि अवयवी कण मेरे सारे कहाँ हैं? कोनों पर। तो इस तरह की व्यवस्था मेरी क्या कहलाएगी? मौलिक इकाई कोशिका। ठीक है, चलो अब चलते हैं दूसरी तरफ। अगला जो हमारा प्रकार है वो कौन सा प्रकार है बच्चों? वो हमारा है फलक केंद्रित इकाई सेल। ठीक है, अब नाम से ही पता चलता है फलक केंद्रित इकाई सेल, यानी कि फलक के केंद्र पर। कहाँ होंगे अवयवी कण? फलक के केंद्र पर। अब फलक कौन सी जगह होती है? देखो, जब 4 दीवारें मैंने आपको बताई है कमरे की, एक छत और एक ऊपर का नीचे फर्श और ऊपर छत बताई। ठीक है, तो इसमें हर एक, यानी टोटल कितने फलक हुए मेरे? 6 फलक हुए। देखिए यहाँ पर ये रहा 1, ये 2, ये 3 4 5 और ये 6। तो इस तरह से टोटल 6 फलक है मेरे। कितने फलक है? 6 फलक है। तो हर एक फलक पर क्या उपस्थित है? अवयवी कण। तो इस तरह की व्यवस्था जिसमें कि कोनों पर तो उपस्थित है ही अवयवी कण, अवयवी कण कोनों पर तो है ही, दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा कहां पर है? हर फलक के केंद्र पर। टोटल कितने फलक है? 6 फलक है। तो हर फलक के केंद्र पर, हर फलक के केंद्र पर देख सकते हो आप, ये है फलक इसके केंद्र पर, ये फलक इसके केंद्र पर, ये फलक इसके केंद्र पर, ये है इसके केंद्र पर। तो हर एक फलक के केंद्र पर भी उपस्थित है। तो इस तरह की व्यवस्था क्या कहलाएगी मेरी? फलक केंद्रित इकाई सेल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मेरे अवयवी कण कहाँ उपस्थित है? अवयवी कणों की व्यवस्था मेरी क्या है? अवयवी कण कोनों पर
तथा प्रत्येक फलक के केंद्र पर उपस्थित हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि यहाँ पर अवयवी कण कोनों पर तो है ही, इसके साथ साथ हर फलक के केंद्र पर भी उपस्थित है। तो इस तरह की हमारी व्यवस्था होती है फलक केंद्रित इकाई सेल। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला वाला हमारा कौन सा आता है, ये किस तरह का जालक बनाएगा हमारा। तो देखो इसमें हम बात करते हैं काय केंद्रित इकाई कोशिका। नाम से ही पता चलता है इसमें काय केंद्रित, काय मतलब एक पूरी बॉडी, एक पूरा सिस्टम, पूरे इसकी बात हो रही है। ठीक है, इसके कहां पर उपस्थित है, केंद्रित, केंद्र में। दिख रहा है आपको आराम से, बिल्कुल दिख रहा है। देखिए यहाँ पर ये जो एक कमरा है, उस कमरे के बीच में सेंटर में हवा में लटका हुआ है। कहां पे लटका हुआ है, हवा में, सेंटर में। ये एक रूम है, इसमें सेंटर में हवा में लटका हुआ है। यानी कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हर तरफ से इससे जुड़ा हुआ है, यानी हर तरफ से आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह का जो काय केंद्रित इकाई कोशिका बनेगी, उसमें हमारा एक अवयवी कण हवा में लटका हुआ सेंटर में, कौन से सेंटर में, इस पूरे काय के सेंटर में, पूरे काय के मध्य में। ठीक है, तो इस तरह की व्यवस्था हमारी होगी काय केंद्रित इकाई कोशिका। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे इसको, इसमें अवयवी कण हमारे कहाँ हैं, सभी कोनों पर। अवयवी कण सभी कोनों तथा सभी कोनों तथा काय के केंद्र में, तथा काय के केंद्र पर उपस्थित। ठीक है बच्चों, तो इस तरह की व्यवस्था क्या कहलाई हमारी, काय केंद्रित इकाई कोशिका। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगला प्रकार। अगला और अंतिम प्रकार इसका क्या है हमारा, अंतः केंद्रित इकाई कोशिका। अंतः केंद्रित, नाम से पता चलता है अंतः यानी अंदर की तरफ होगी, बिल्कुल सही है। आपको ये है डायग्राम देके, इमेज देख के पता चल रहा होगा कि इसमें दो अवयवी कण अलग से दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, दिख रहा है। अब इसमें क्या होता है, देखो इसमें सभी अवयवी कण कोनों पर तो उपस्थित ही है, इसके अलावा किन्हीं भी दो विपरीत फलक के मध्य होंगे। कोई भी दो विपरीत, ये दोनों भी हो सकते हैं तो ये भी हो सकता है। तो किसी भी दो अपोजिट, दो विपरीत फलक के मध्य में उपस्थित अवयवी कण वाली व्यवस्था हमें देखने को मिलती है अंतः केंद्रित इकाई कोशिका में। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इस अंतः केंद्रित इकाई कोशिका में क्या होगा, किसी भी दो विपरीत फलक के मध्य में। ठीक है, यानी दो अपोजिट दीवार, दो विपरीत दीवार, तो एक इस दीवार के मध्य में, दूसरा उस दीवार के मध्य में। ठीक है, तो इस तरह इसकी व्यवस्था हमारी कहाँ है, अंतः केंद्रित इकाई कोशिका। तो यहाँ पर अवयवी कण कहाँ होंगे मेरे, अवयवी कण कोनों पर तथा किन्हीं दो विपरीत फलकों के मध्य। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं केंद्र पर।
ठीक है, सेंटर में, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह की व्यवस्था हमें देखने को मिलती है बच्चों अंतः केंद्रित इकाई सेल में। तो इस तरह से हमने देखा कि 4 प्रकार के अलग अलग हमने देखे इकाई कोशिका, है ना। तो अब हम बात करते हैं, अगला हमारा जो पॉइंट है वो पॉइंट हम देखते हैं किसमें, वो हम देखते हैं इकाई सेल के जो प्रकार हैं वो परिमाप के आधार पर। किसके आधार पर? परिमाप के आधार पर। परिमाप अब क्या है वो मैंने आपको बताया था। हम परिमाप में बात करते हैं अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण की। तो देखो बच्चों, जालक में हमने इकाई कोशिका को 2 तरह से पढ़ा है, ठीक है। पहला प्रकार तो हमने किस तरह से पढ़ा कि किस तरह अवयवी कणों की व्यवस्था है उसके आधार पर। दूसरा हमारा है परिमाप के आधार पर। परिमाप में हम क्या लेते हैं? परिमाप में हम लेते हैं लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, यानी कि अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण। अब यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो ये कितने, ये 7 अलग अलग प्रकार के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें इकाई कोशिका की, तो परिमाप के आधार पर ये 7 तरह की है। अब ये 7 प्रकार कौन कौन से हैं इनके बारे में भी समझ लेते हैं, है ना। चलिए, इन 7 प्रकारों में बात करें बच्चों, तो सबसे पहले हमारा आता है कौन सा? घनीय। कौन सा आएगा? घनीय। अब घनीय नाम से ही पता पड़ता है कैसा होगा, घन के आकार का होगा। घन देखा है, मैथ्स में पढ़ते भी हैं आप घन के बारे में। अब घन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम बात करेंगे अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण की, ठीक है। तो अब घनीय में बच्चों अक्षीय लंबाई सबसे पहले मैं लेती हूं, अक्षीय लंबाई, ठीक है। तो यहाँ पर जब बच्चों अक्षीय लंबाई की बात करेंगे, अक्षीय लंबाई मेरी क्या होती है? ए बी सी, यानी 3 भुजाएं। तो जैसे यहाँ पर कौन कौन सी? ये है भुजा मेरी, ये है ए, और ये है मेरी भुजा बी, ठीक है, और ये है मेरी भुजा सी, ठीक है। तो ये 3 भुजाएं हैं ए बी और सी, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब अक्षीय लंबाई हमें पता है, या आप सब पढ़ते हुए भी आ रहे हैं इस चीज को, कि हमेशा घन जो होता है उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर होती है, पढ़ते आए हैं। और कोण भी क्या होते हैं? बराबर। कितना? 90 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर अक्षीय लंबाई यानी कि ए बराबर बी बराबर सी, यानी तीनों कैसी है? बिल्कुल इक्वल, बराबर। अब आ जाते हैं, इसकी बात करते हैं अक्षीय कोण की, ठीक है। जब हम बात करेंगे किसकी बच्चों? अक्षीय कोण की बात करेंगे, ठीक है। तो अक्षीय कोण में मेरा क्या आएगा? ए के सामने अल्फा, बी के सामने बीटा और सी के सामने गामा, ठीक है, यही होंगे। तो यहाँ पर ये तीनों कोण अल्फा, बीटा और गामा तीनों ही क्या होंगे मेरे? 90 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह की व्यवस्था मेरी किस में होगी? घनीय में। तो परिमाप के आधार पर घनीय में ये इस तरह की व्यवस्था हमें देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए अगला प्रकार देख लेते हैं हम। हमारा अगला प्रकार क्या है? अगला प्रकार है हमारा चतुष्कोणीय। अब चतुष्कोणीय में आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? चतुष्कोणीय में कुछ अलग दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। क्या दिख रहा है? आप कहोगे मैम एक जो भुजा है वो बिल्कुल अलग नजर आ रही है। बिल्कुल सही पहचाना है बच्चों आपने। इसमें ए और बी भुजा तो समान होती है, लेकिन सी भुजा जो होती है वो असमान होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अक्षीय लंबाई, अगर मैं बात करूं बच्चों किसकी? अक्षीय लंबाई की, है ना। तो यहाँ पर अक्षीय लंबाई मेरी क्या होगी? ए और बी तो मेरे बराबर होंगे, बट सी भुजा मेरी बराबर नहीं होगी। दिख रही है सी भुजा मेरी अलग से जा रही है, बहुत लंबी है, ठीक है। और यहाँ पर मैं बात करूं अगर अक्षीय कोण की, अक्षीय कोण, तो अक्षीय कोण जो है बच्चों वो अक्षीय कोण मेरे क्या होंगे? अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, यानी कि तीनों ही मेरे 90 डिग्री होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे कोण तो वही है समान, लेकिन कहाँ फर्क आ गया है? चेंज आ गया है सिर्फ अक्षीय लंबाई में, ठीक है। तो इस तरह की व्यवस्था हमारी होती है चतुष्कोणीय में, ठीक है बच्चों। चलिए अगला हमारा देखते हैं हम। अगला प्रकार है हमारा कौन सा? ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में क्या होगा? देखो ऑर्थोरोम्बिक में अगर मैं बात करती हूं, सबसे पहले क्या लूंगी? अक्षीय लंबाई, है ना।
तो अक्षीय लंबाई की अगर हम बात करें, अक्षीय लंबाई, तो बच्चों यहां पर मेरी तीनों ही लंबाई ए, बी और सी देख सकते हो आप आराम से, ए, बी और सी तीनों ही अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे ए, बी और सी तीनों ही बराबर नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं अक्षीय कोण की, वो क्या व्यवस्था है वो भी देख लेते हैं। अक्षीय कोण, ठीक है। अगर अक्षीय कोण की बात करूं बच्चों तो यहाँ पर अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि ये तीनों बराबर। देखो हमने क्या देखा, हमने देखा घनीय में, चतुष्कोणीय में, ऑर्थोरोम्बिक में, तीनों ही में जो कोण है वो अक्षीय कोण क्या रहेगा, 90 डिग्री। सिर्फ परिवर्तन कहाँ आ रहा है, चेंज कहाँ आ रहा है, सिर्फ अक्षीय लंबाई में चेंज आ रहा है, यानी कि घनीय में तीनों भुजाएं बराबर, चतुष्कोणीय में एक भुजा समान, और अगर हम बात करते हैं ऑर्थोरोम्बिक में तो तीनों ही भुजाएं असमान है, लेकिन कोण वही रहेगा 90 डिग्री, ठीक है। चलो, तो ये बात हुई हमारे किसकी, ऑर्थोरोम्बिक प्रकार की। अगला हम देखते हैं क्या है, अगला है हमारा बच्चों मोनोक्लिनिक। नाम से ही पता पड़ रहा है मोनोक्लिनिक, यानी कुछ इसमें एक चीज जो होगी वो थोड़ी सी चेंज होगी। क्या होगी, सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ किसकी, अक्षीय लंबाई की, अक्षीय लंबाई, तो यहाँ पर मेरी अक्षीय लंबाई बच्चों ए और बी और सी तीनों ही अलग अलग होंगी, ठीक है, क्लियर। अब आ जाते हैं अक्षीय कोण की तरफ। देखो अब तक तो हम क्या पढ़ रहे थे कि हमारा अक्षीय कोण जो था वो सब में बराबर था। अब यहाँ पे क्या चेंज आएगा बच्चों, यहाँ पे चेंज ये आएगा कि आपका अल्फा और गामा तो दोनों 90 डिग्री हैं, लेकिन बीटा वाला जो कोण होगा वो 90 डिग्री नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे परिवर्तन क्या आया, अक्षीय कोण में बीटा वाला जो कोण है वो 90 डिग्री नहीं होगा, और तीनों भुजाएं भी कैसी होंगी, असमान होगी, तीनों भुजाएं असमान। इसके अलावा बीटा वाला कोण जो है वो 90 डिग्री नहीं होगा, अल्फा और गामा 90 डिग्री होंगे, ठीक है। तो ये व्यवस्था है हमारी किसकी, मोनोक्लिनिक की। अब बढ़ते हैं अगला हमारा प्रकार कौन सा है, नेक्स्ट हमारा है ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक नाम से पता पड़ रहा है इसमें ट्राइक्लिनिक, यानी तीनों में कुछ ना कुछ गड़बड़ यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो ट्राइक्लिनिक जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रकार का है। क्यों है इंपॉर्टेंट प्रकार का, उसका रीजन ये है बच्चों कि इसमें हम बात करें चाहे अक्षीय लंबाई की बात करो, या फिर हम बात करते हैं अक्षीय कोण की, दोनों ही इसमें क्या होंगे मेरे बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए, बी और सी तीनों ही भुजाएं असमान है, पहली बात। दूसरी बात, अल्फा, बीटा और गामा ये भी तीनों असमान है, ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से ट्राइक्लिनिक इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें चाहे भुजाओं की बात करो चाहे कोण की बात करो, दोनों ही चीजें इसमें क्या है, असमान है, ठीक है। यानी सबसे असम्मित प्रकार का हुआ ये ट्राइक्लिनिक, कैसा हुआ, असम्मित। सम्मिति समझते हो, सम्मिति क्या मतलब होता है, सम्मिति का मतलब होता है किसी भी पार्ट को यानी भाग को, यानी कोई भी, जिस तरह से ये एक आपको दिखाई दे रहा है एक जाल, इसको एक ऐसी रेखा से काटा जाए कि ये दोनों दो बराबर भागों में विभाजित हो जाए, जिसे हम कहते हैं सम्मिति, है ना। तो एक दूसरे की मिरर इमेज बनती है, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब बनता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ट्राइक्लिनिक में, तो ट्राइक्लिनिक में तीनों भुजाएं भी समान है तो तीनों कोण भी समान है, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह का जो हमारा ट्राइक्लिनिक है उसमें अक्षीय लंबाई फिर अक्षीय कोण की अगर हम बात करें तो दोनों ही हमारे क्या होंगे, असमान होंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रकार की तरफ। अगला प्रकार हमारा कौन सा है, अगला है हमारा षटकोणीय। षटकोणीय नाम से पता पड़ता है षटकोणीय, यानी कि 6 ऐसा कुछ, यानी कि 6 का एंगल बना हुआ है, यहाँ पे बिल्कुल सही है, यहाँ पे 6 आपको दिखते हैं। जैसे कि आप याद करें बेंजीन को, बेंजीन में हमारा कैसा होता है, बेंजीन में जो हम कार्बनिक रसायन में बहुत पढ़ते हैं इसके बारे में, है ना,
तो ये हमारे बेंजीन की संरचना है। तो इस तरह से बेंजीन में देखिए 6 एंगल्स बन रहे हैं। तो ठीक इसी तरह से षटकोणीय यानी कि 6 कोण बनते हैं। अब देखो इसमें क्या है इंपॉर्टेंट बात, इसमें जरूरी चीज क्या है वो ये है कि अगर मैं बात करती हूँ बच्चों यहाँ पे किसकी, अक्षीय लंबाई की, अक्षीय लंबाई की अगर हम बात करें, ठीक है, तो अक्षीय लंबाई मेरी यहाँ पर A और B तो बराबर होंगे लेकिन C भुजा बराबर नहीं होगी, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसके अंदर है वो क्या है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों ये है कि ये वाला जो कोण होगा, ये जो कोण इसमें होगा, ये कोण होगा 120 डिग्री का, 90 डिग्री, और ये कोण कौन सा होगा, गामा कोण। तो इसमें अल्फा और बीटा जो होंगे वो तो 90 डिग्री होंगे, लेकिन गामा वाला कोण जो है उसमें 120 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये व्यवस्था मुझे देखने को मिलती है षटकोणीय में, ठीक है। तो षटकोणीय वाला जो मेरा जालक का प्रकार है, इसमें हम बात करते हैं कि अक्षीय लंबाई जो होती है वो 2 भुजा तो समान और 1 भुजा है समान होती है, और कोण की हम बात करें तो कोई भी एक कोण जो होगा वो कितना होगा, 120 डिग्री का होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रकार है हमारा और अंतिम प्रकार है इसका, देख लेते हैं कौन सा प्रकार है, वो है हमारा त्रिकोणीय। त्रिकोणीय में क्या पढ़ते हैं हम बच्चों, त्रिकोणीय वाला जो हमारा है इसमें आपको लग रहा हो कुछ गणीय प्रकार की ये व्यवस्था दिख रही है, लेकिन इसमें अक्षीय लंबाई जो होती है, देखते हैं क्या होती है। अक्षीय लंबाई की अगर हम बात करें बच्चों, इसमें अक्षीय लंबाई हमारी होगी A बराबर B बराबर C, ठीक है। अब बात करें अक्षीय कोण की, अक्षीय कोण, तो अक्षीय कोण भी मेरा यहाँ पर क्या होगा, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। अब क्या फर्क है इसमें और गणीय में, ये तो सोचने वाली बात है। फर्क ये है बच्चों यहाँ पर कि ये जो तीनों कोण हैं, ये तीनों कोण 90 डिग्री नहीं होंगे, यही सबसे बड़ा अंतर है, ठीक है। तो त्रिकोणीय में तीनों कोण जो है वो 90 डिग्री नहीं होंगे, सिर्फ अक्षीय लंबाई जो है वो बराबर होगी, ABC कोणीय भी बराबर होंगे लेकिन ये 90 डिग्री नहीं होंगे, ठीक है। तो ये तो हमारी व्यवस्था थी किसकी बच्चों, ये थी परिमाप के आधार पर हमने देखा कि किस तरह से जो है वो इकाई कोशिकाएं अलग अलग तरह की होती हैं। अब यहाँ पे हमने देखा घनीय, चतुष्कोणीय, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, षटकोणीय और त्रिकोणीय, ठीक है। अब इनमें कितने प्रकार के जालक बनते हैं, किस किस तरह के जालक इसमें बन सकते हैं। देखो अगर मैं बात करूं घनीय की, यानी कि घनीय में इकाई कोशिका, किस तरह की कोशिका इसमें बनेगी, तो घनीय में हमने 3 तरह की, हमने आकार के आधार पर, अवयवी कणों के आधार पर 4 तरह की पढ़ी थी, ठीक है। कौन कौन सी, मौलिक और काय केंद्रित, फलक केंद्रित और अंतः केंद्रित, ठीक है। तो इसमें घनीय में जब हम बात करते हैं तो घनीय में हमारा तीनों प्रकार की आती है, घनीय में 3 प्रकार की कौन कौन सी आती है, 3 प्रकार की आती है इसमें, मौलिक, ठीक है। इसके अलावा हमारी आएगी काय केंद्रित, ठीक है, मौलिक, काय केंद्रित व फलक केंद्रित, ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं चतुष्कोणी की। तो चतुष्कोणी में मेरे 2 प्रकार के आएंगे, 2 प्रकार की इकाई कोशिका कौन कौन सी आएगी इसमें आएगी मौलिक व काय कोशिका व काय केंद्रित, ठीक है। अब बात करते हैं ऑर्थोरोम्बिक इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसमें चारों प्रकार आ जाएंगे। जो भी हमने 4 प्रकार पढ़े हैं अवयवी कण के व्यवस्था के आधार पर, कौन कौन से पढ़े हमने 4 प्रकार बच्चों, हमने पढ़ा मौलिक और काय केंद्रित, फलक केंद्रित तथा अंतः काय केंद्रित,
ठीक है। इसके अलावा तो ये चारों प्रकार इसमें पाए जा रहे हैं हमारे किसमें, ऑर्थोरोम्बिक में। फिर बात करते हैं मोनोक्लिनिक। तो मोनोक्लिनिक में दो प्रकार के, कौन कौन से, मौलिक एक तो है ना, और दूसरा प्रकार जो होगा इसमें वो होगा अंतः केंद्रित इकाई कोशिका। ठीक है। अब ट्राइक्लिनिक, षटकोणीय और त्रिकोणीय, इन तीनों में एक एक प्रकार की, यार तीनों में कौन सी होगी, सिर्फ मौलिक प्रकार की, मौलिक। ठीक है, इसमें भी मौलिक, इसमें भी मौलिक। ठीक है। अब देखो यानी कि टोटल कितने प्रकार के जालक मिल गए हमें, कितने प्रकार की इकाई कोशिका मिले हमें, 3 2 5, ठीक है, 5 और 4 कितनी, 9 10 11 और 3 14, यानी कि टोटल कितने हुए, 14। तो ये जो 14 प्रकार की अलग अलग इकाई कोशिकाएं हैं, कितने प्रकार की टोटल कोशिकाएं हुई, 14 प्रकार की, जिसे बोला जाता है ब्रेवाइज जालक। यानी बोला जाएगा अगर कितने प्रकार के जालक बनते हैं, 14 टाइप्स के, क्या नाम दिया उनको, ब्रेवाइज जालक। अगर प्रश्न आता है तो कितने प्रकार के ब्रेवाइज जालक होंगे, तो टोटल होंगे हमारे 14 या 14 प्रकार के। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी पूरी कहानी थी किसके बारे में, ये हमारी कहानी थी जालक के बारे में। अब कितना आपने मुझसे समझा और जाना, ये हम देखेंगे इन प्रश्नों के द्वारा। तो शुरू करते हैं हमारे प्रश्न बच्चों। सबसे पहला हमारा प्रश्न है वो क्या है, हमारा पहला प्रश्न है, क्रिस्टल में अणु व्यवस्थित रहते हैं। बिल्कुल सही है, क्रिस्टल में अणु व्यवस्थित रहते हैं, उसी की तो कहानी है पूरी जो हम पढ़ रहे हैं। अधिकतम स्थितिज की स्थिति पर या न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा की स्थिति पर, शून्य स्थितिज ऊर्जा की स्थिति पर, अनंत स्थितिज ऊर्जा की स्थिति पर। तो हमारा सही प्रश्न क्या है बच्चों, सही उत्तर हमारा क्या होगा इसमें हमारा सही उत्तर होगा, क्रिस्टल में अणु उपस्थित रहते हैं अधिकतम स्थितिज ऊर्जा स्थिति पर, न्यूनतम या शून्य या अनंत। तो सही उत्तर है हमारा इसका न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा की स्थिति पर। देखो जो अगर हम बात करें क्रिस्टल में, तो क्रिस्टल जब बना रहेगा जब न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा होगी, अगर हम उसका ताप बढ़ाएंगे तो उसमें तो अवस्था परिवर्तन हो जाएगा, तब वो क्रिस्टल की फॉर्म में नहीं रह पाएंगे, धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम अणु व्यवस्थित है तो किस फॉर्म में कहां पर है, वो है न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा की स्थिति पर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है हमारा, जालक बिंदु का त्रिविमीय ग्राफ जो संपूर्ण जालक का पैटर्न तय करता है उसे क्या कहते हैं, यानी कि जालक बिंदु का, जालक की पढ़ रहे हैं सब कुछ बात, त्रिविमीय ग्राफ जो संपूर्ण जालक का पैटर्न तय करता है। अब पूरे जालक का पैटर्न कौन तय करता है, हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है सबसे पहले, क्या, इकाई कोशिका, यानी कि सूक्ष्मतम इकाई, जालक की सूक्ष्मतम इकाई को हमने क्या बोला, इकाई कोशिका, और ये उसी की परिभाषा है। ठीक है, तो क्या उत्तर होगा हमारा, आकाशीय जालक, सामान्य जालक, एकांक जालक या फिर क्रिस्टल जालक। तो बच्चों सही उत्तर है हमारा एकांक जालक, सिंगल, एक यूनिट की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो जालक बिंदु का त्रिविमीय ग्राफ, 3 डायमेंशन में ग्राफ, पूरा संपूर्ण जालक का पैटर्न कौन तय करता है, एकांक जालक या इकाई कोशिका। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, द्विसमलंबाक्ष क्रिस्टल पद्धति निम्न इकाई कोष्ठक विमाएं रखती है। द्विसमलंबाक्ष, तो द्विसमलंबाक्ष कौन सा वाला होता है बच्चों, द्विसमलंबाक्ष होता है हमारा जिसे कहते हैं चतुष्कोणीय। द्विसमलंबाक्ष में हमारा कौन सा होता है, चतुष्कोणीय। इस चतुष्कोणीय में हमारे क्या होंगी, देखो व्यवस्था, A बराबर B बराबर C और तीनों बराबर, ये भी बराबर। ये हमने किस में देखा था, ये हमने देखा था घनीय में, तो ये तो नहीं होगी। अगला हमारा एक भुजा असमान, बाकी सारे कोण 90 डिग्री, यही हमारी व्यवस्था किसकी है, द्विसमलंबाक्ष यानी कि चतुष्कोणीय की। ठीक है, द्विसमलंबाक्ष यानी कि दो भुजाएं देखो बराबर है, A और B, ठीक है, और C असमान है, तीनों असमान है और कोण तीनों 90 डिग्री है, ये तो हमारी किसकी व्यवस्था है, ऑर्थोरोम्बिक की। और जहां पर हमारा एक भुजा असमान है, एक 120 है, ये हमारी षटकोणीय की। तो उत्तर हमारा द्विसमलंबाक्ष क्रिस्टल के लिए कौन सा उत्तर हमारा सही होगा, चतुष्कोणीय। चतुष्कोणीय क्या है, A और B बराबर पर C बराबर नहीं है, और तीनों कोण किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर। तो ये हमारा सही उत्तर हुआ इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, पोटेशियम क्लोराइड क्रिस्टल में किस प्रकार का जालक पाया जाता है।
ठीक है। तो पोटेशियम क्लोराइड में फलक केंद्रित या फिर अंतः केंद्रित या साधारण घनाकृति या साधारण चतुष्कोणीय। तो बच्चों चाहे पोटेशियम क्लोराइड हो चाहे NaCl हो, वहां पे हमारा जालक जो पाया जाता है वो पाया जाता है फलक केंद्रित घनाकृति, यानी फलक जो है चारों तरफ उसके केंद्रित। तो फलक केंद्रित घनाकृति यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, वो है ब्रेविस जालक होते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया इसके बारे में। ब्रेविस जालक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के, 12 प्रकार के, 14 प्रकार के या 9 प्रकार के। तो अभी अभी हमने जाना इनके बारे में। ये होते हैं हमारे 14 प्रकार के, ठीक है। चलिए तो बच्चों ये कहानी और ये बात थी हमारी सब किसके बारे में? जालक के बारे में, ठीक है। तो हमने ये जाना कि जालक जो होते हैं वो क्या होते हैं, उसकी सूक्ष्मता इकाई को हमने क्या कहा? कोशिका कहा, और उनके प्रकारों को भी हमने देखा। 2 तरह से प्रकार हमने देखे, एक अणुओं की व्यवस्था के आधार पर यानी अवयवी कण किस तरह से व्यवस्थित है, और दूसरा हमने देखा परिमाप के आधार पर, ठीक है। और परिमाप के आधार पर हमने देखे कितने सारे अलग अलग तरह के जालक बन रहे हैं, ठीक है। तो टोटल हमारे कितने ब्रेविस जालक हुए? टोटल हमारे 14 ब्रेविस जालक हुए, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आज का लेक्चर बहुत एंजॉय किया होगा आपने। हैव अ नाइस डे। थैंक यू एवरीवन।